एनसीईआरटी जियोग्राफी का एमसीक्यू का सीरीज कर रहे हैं, तो उसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं 20 क्वेश्चंस की। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और पहला कथन है वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है जबकि विकास जो है गुणात्मक परिवर्तन है। दूसरा कथन है वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है जबकि विकास सदैव धनात्मक होता है। और तीसरा कथन है मानव विकास का मुख्य उद्देश्य केवल आय स्तर में वृद्धि करना है। तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं आपको ये बताने हैं। तो देखिए स्टेटमेंट वन यानी जो वृद्धि है वो एक क्वांटिटेटिव चेंज है और डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव चेंज है। ठीक है, बहुत बेसिक डिफरेंस होता है वृद्धि और विकास में। दोनों चीज़ें आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो चीज़ें बेहतर तरीके से आपको कवर होंगी। और दूसरा कथन भी यहाँ पे सही है, ग्रोथ कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव व्हाइल डेवलपमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और जो तीसरा स्टेटमेंट दिया गया कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज द इनकम लेवल ऑफ ओनली, तो ये यहाँ पे गलत होगा। तो केवल एक और दो सही होगा। एक्सप्रेशन देखते हैं। तो वृद्धि जो है मात्रात्मक होती है जैसे जनसंख्या में संख्या वृद्धि, और जो डेवलपमेंट है यानी विकास जो है उसमें गुणात्मक परिवर्तन है जैसे शिक्षा स्तर में सुधार। दूसरा कथन भी सही है। तो वृद्धि सकारात्मक होती है जिसमें कि पॉपुलेशन को बढ़ना, और नकारात्मक पॉपुलेशन घटना, दोनों घटनाएं हो सकती हैं। जबकि जो विकास है केवल सकारात्मक, गुणात्मक और मानवीय भलाई बढ़ाने वाला परिवर्तन होता है। ठीक है, कथन तीन जो है यहाँ पे गलत है। दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड्स इन फोर पिलर ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इक्वेलिटी, सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन और एम्पावरमेंट। तो देखिए इनोवेशन जो होता है यानी जो नवाचार होता है ये ह्यूमन डेवलपमेंट के फोर पिलर में नहीं आता है। तो मानव विकास के चार स्तंभ कौन कौन से हैं। तो समता है, सतत पोषणीयता है, उत्पादकता है और सशक्तिकरण है। ठीक है, तो ये प्रोडक्टिविटी होता है, इनोवेशन नहीं होता है, यहाँ पे याद रखिएगा। तो इनोवेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मानव विकास सूचकांक मापने के लिए किन संकेतकों का उपयोग करते हैं। तीन जो दिए गए हैं आपको, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और सकल नामांकन अनुपात। तो यहाँ पे तीनों ही जो स्टेटमेंट हैं वो बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं। तो यूएनडीपी मानव द्वारा मानव विकास सूचकांक तीन मुख्य मापदंडों के आधार पर मापा जाता है। सबसे पहले स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक संसाधन। स्वास्थ्य में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, शिक्षा में प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात, और फिर आर्थिक संसाधन में जो पर कैपिटा इनकम होती है यानी जो प्रति व्यक्ति आय होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न में से कौन सा मानव विकास का उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है। आय उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम, क्षमता उपागम, कल्याण उपागम। तो जो कैपेबिलिटी अप्रोच है ये रिलेटेड है प्रोफेसर अमर्त्य सेन से। तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने मानव विकास के लिए कैपेबिलिटी अप्रोच यानी क्षमता उपागम का प्रतिपादन किया है। और ये उपागम मानता है कि लोगों की क्षमताओं यानी अवसर तक पहुंच, स्वास्थ्य, शिक्षा को बढ़ाना विकास की कुंजी है। सो यहाँ पे क्षमता उपागम करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है मानव विकास सूचकांक के तीन प्रमुख घटक स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच है। दूसरा कथन है एसडीआई का मापन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा किया जाता है। और तीसरा कथन है एसडीआई स्कोर 0 से 10 के बीच में होता है। यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट जो दिए गए हैं बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं एसडीआई से रिलेटेड। तो मानव विकास सूचकांक के तीन मुख्य घटक कौन कौन से हैं हमने ऊपर ही देखे, स्वास्थ्य है, शिक्षा है और संसाधनों तक पहुंच है। जिसमें जो पर कैपिटा इनकम संसाधनों तक पहुंच में आएगा, और शिक्षा में प्रौढ़ साक्षरता व नामांकन अनुपात, और स्वास्थ्य में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। तो तीनों ही यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है मानव विकास के चार स्तंभों में समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण शामिल है। दूसरा कथन दिया गया डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास का प्रतिपादन किया। और तीसरा कथन है क्षमता उपागम का संबंध अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से है। कौन सा इसमें से कथन सही होगा। तो जो कैपेबिलिटी अप्रोच है इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, प्रोफेसर अमृत से आप समझ रहे होंगे। केवल एक और दो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो मानव विकास के चार स्तंभ हैं, तो समता, इक्वेलिटी, सतत पोषणीयता, सस्टेनेबिलिटी, और उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी, और सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट। डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास का प्रतिपादन किया जिसका उद्देश्य मानव जीवन में विकल्पों को बढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल एक और दो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया है
मानव विकास सूचकांक में शिक्षा का आकलन प्रौढ़ शिक्षा दर और सकल नामांकन अनुपात के आधार पर किया जाता है। मानव विकास के निम्न स्तर वाले देशों में राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक शांति होती है। और तीसरा कथन है मानव विकास आर्थिक विकास से पूरी तरह स्वतंत्र है। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा लो लेवल ह्यूमन डेवलपमेंट जिस कंट्री में होगा वहाँ पे जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सोशल पीस कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे दूसरा तो गलत होगा। और ह्यूमन डेवलपमेंट इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऐसा भी हम नहीं कह सकते, है ना। तो केवल एक यहाँ पे सही होगा। तो मानव विकास सूचकांक में शिक्षा का मूल्यांकन प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात में आधार पर किया जाता है। और मानव विकास के निम्न स्तर वाले देशों में अक्सर राजनीतिक अस्थिरता, गृह युद्ध, सामाजिक असंतोष जैसी समस्याएं होती हैं। तो डी यहाँ पे करेक्ट होगा, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है सतत पोषणीयता का अर्थ क्या है? अवसरों की उपलब्धि में निरंतरता। दूसरा कथन है कि मानव विकास सूचकांक में प्रति व्यक्ति आय को परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी में मापा जाता है। और तीसरा कथन है मानव विकास का प्रमुख उद्देश्य केवल आर्थिक वृद्धि है। ठीक है, अब यहाँ पे लग गया ना केवल, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा। केवल आर्थिक वृद्धि नहीं है, और जो ह्यूमन डेवलपमेंट के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। केवल एक और दो सही होगा। तो सस्टेनेबिलिटी का तात्पर्य यह है कि अवसरों की उपलब्धता आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बनी रहे और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग इसकी आवश्यकता है। और मानव विकास सूचकांक में जो पीपीपी यानी मानव विकास सूचकांक में प्रति व्यक्ति आय को पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर मापा जाता है ताकि देशों की आर्थिक स्थितियों का तुलनात्मक विश्लेषण किया जा सके। तीसरा गलत होगा, एक और दो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है आय उपागम में मानव विकास को आय के स्तर के साथ जोड़ा जाता है। दूसरा कथन है कल्याण उपागम के अनुसार सरकार का दायित्व है कि वह अधिकतम कल्याण पर व्यय करे। और तीसरा कथन है क्षमता उपागम का प्रतिपादन डॉक्टर महबूबुल हक ने किया था। तो जो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है कि क्षमता उपागम, तो ये महबूबुल हक से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, किससे रिलेटेड है? वो अमृत सेन से रिलेटेड है। केवल एक और दो सही होगा। आय उपागम के अनुसार मानव विकास को आय की वृद्धि के साथ जोड़ा जाता है। अधिक आय का उच्च मानव विकास से संबंध माना जाता है। कल्याण उपागम में सरकार द्वारा कल्याणकारी सेवाओं पर अधिकतम व्यय करने की बात कही गई ताकि सभी वर्गों का समुचित विकास हो सके। ओनली 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज सोशल इंस्टेबिलिटी एंड सिविल वॉर और कॉमन इन कंट्रीज विद लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1990। और थर्ड स्टेटमेंट दिया गया है द हाईएस्ट स्कोर ऑफ एसडीआई इज 10। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो जो एसडीआई का उच्चतम स्कोर ये 10 नहीं होता है, केवल एक और दो सही होगा। तो मानव विकास के निम्न स्तर वाले देशों में सामाजिक अस्थिरता, गृह युद्ध, बीमारियां, गरीबी आम रूप से पाई जाती हैं। और जो एसडीआई यानी मानव विकास रिपोर्ट पहली बार 1990 में प्रकाशित किया गया था, जिससे यूएनडीपी के द्वारा जारी किया गया। ठीक है, तो केवल एक और दो यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है उत्पादकता स्तंभ के अंतर्गत मानव श्रम की उत्पादकता को बढ़ाने पर बल दिया जाता है। और दूसरा कथन है मानव विकास का मुख्य उद्देश्य लोगों के विकल्पों को सीमित करना है। और तीसरा कथन है मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य सूचकांक के लिए जीवन प्रत्याशा का उपयोग किया जाता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज टू लिमिट द चॉइस ऑफ पीपल, ऐसा कैसे हो सकता है? केवल एक और तीन करेक्ट होगा, है ना। तो मानव विकास के चार स्तंभों में उत्पादकता में मानव श्रम की उत्पादकता को बेहतर बनाने पर बल दिया गया है। और मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य सूचकांक के लिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा का उपयोग किया जाता है। केवल एक और तीन सही होगा, दूसरा गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है डॉक्टर महबूबुल हक ने मानव विकास का प्रतिपादन किया। दूसरा कथन है मानव विकास के चार स्तंभों में सतत पोषणीयता का तात्पर्य पर्यावरण, वित्तीय और मानव संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग से है। और तीसरा कथन है आधारभूत आवश्यकता उपागम में प्रोफेसर अमृत सेन ने प्रस्तुत किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो बेसिक नीड्स अप्रोच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अमृत सेन, ये गलत है, एक और दो सही होगा। तो मानव विकास का प्रतिपादन डॉक्टर महबूबुल हक ने किया। और सतत पोषणीयता का अर्थ क्या है कि पर्यावरण, वित्तीय संसाधनों और मानव संसाधनों का सतत और विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए ताकि भविष्य की पीढ़ियों को भी समान अवसर मिल सके। ठीक है, एक और दो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है
पहला कथन, मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है और मानव विकास के उच्च स्तर वाले देशों में सामाजिक अस्थिरता और जातीय संघर्ष आम होते हैं। तो ये तो गलत ही होगा, आप समझ रहे होंगे। और मानव विकास का मापन एसडीआई के माध्यम से किया जाता है। तो जाहिर सी बात है केवल 1 और 3 सही होगा, दूसरा गलत होगा। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रतिवर्ष ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित करता है और मानव विकास का मापन जो होता है वो एसडीआई के माध्यम से होता है, जिसमें स्वास्थ्य है, शिक्षा है और संसाधनों तक पहुंच के आधार इनको बेसिक जो इनके फैक्टर हैं वो माना जाता है। केवल 1 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, मानव विकास में केवल आय की वृद्धि को ही विकास माना जाता है। और दूसरा कथन है, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच एसडीआई के प्रमुख संकेतक हैं। तीसरा कथन है, मानव विकास का संबंध व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन से है। कौन सा इसमें से सही है? तो मानव विकास जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट ओनली टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द कंसीडर्ड एज डेवलपमेंट। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की सैलरी खाली बढ़ा दो और उसको बहुत सारा पैसा दे दो और जैसे उनकी जो बेसिक नीड है लाइक एजुकेशन है, जीवन जीने का स्तर, ये सारी चीज़ें ना बढ़ाओ तो उस सारी चीज़ों को उनको विकास कहा जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो केवल मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आय की वृद्धि को ही मानव विकास माना जा सकता है। 2 और 3 सही होगा यहाँ पे। तो एसडीआई में स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच को प्रमुख संकेतक माना जाता है और मानव विकास का संबंध व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक सुधार लाने के लिए होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, चलवासी पशुचारण में पशुपालक समुदाय जल और चारे की उपलब्धता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। दूसरा कथन है, वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था स्थानीय रूप से की जाती है और यह पूंजी प्रधान होता है। तीसरा कथन है, वाणिज्यिक पशुधन पालन मुख्यतः अफ्रीका और मध्य एशिया के देशों में किया जाता है। तो जो कमर्शियल लाइव स्टॉक है फार्मिंग, ये कहाँ, अफ्रीका में नहीं किया जाता है। वहाँ पे वो तो चलवासी मतलब जो होते हैं पशुचारण इस तरह से करते हैं जो मतलब रिच कंट्री होते हैं, वहाँ पे जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है या नीदरलैंड है, वहाँ पे कमर्शियल लाइव स्टॉक फार्मिंग की जाती है। केवल 1 और 2 सही होगा। तो चलवासी पशुचारण में पशुचालक समुदाय अपने पशुओं के साथ जल और चारे की तलाश में लगातार स्थान बदलते रहते हैं और वाणिज्यिक पशुधन पालन स्थायी स्थान पर किए जाते हैं और यह पूंजी प्रधान होता है और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था स्थानीय रूप से फॉर्म में ही की जाती है। केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भूमिगत खनन अपेक्षाकृत सुरक्षित और सस्ता होता है। दूसरा कथन है, धरातलीय खनन में खनिज भंडार धरातल के निकट होते हैं और उनकी लागत कम होती है। तीसरा कथन है, खनन को प्रभावित करने वाले कारक केवल भौतिक कारक होते हैं। धरातलीय खनन जो होता है, सरफेस माइन, सस्ता और अपेक्षाकृत सुरक्षित होता है क्योंकि खनिज भंडार सतह के नजदीक होते हैं। तो यहाँ पे केवल 1 और 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, रोपण कृषि मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय उपनिवेशों में विकसित की गई है। दूसरा कथन है, मिश्रित कृषि में केवल एक फसल का उत्पादन किया जाता है। और तीसरा कथन है, डेयरी कृषि में पशुपालन का उद्देश्य मुख्य रूप से दूध उत्पादन होता है और यह नगरीय केंद्रों के समीप विकसित होता है। कौन सा कथन सही होगा? तो देखिए, जो मिक्स्ड एग्रीकल्चर होता है, ओनली वन क्रॉप नहीं होता, उसमें अलग अलग टाइप की क्रॉप्स होती हैं इन टाइम टू टाइम। ओनली 1 एंड 3 इज करेक्ट। तो जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है, यानी जो रोपण कृषि होती है, वो यूरोपीय और अमेरिकी लोगों द्वारा उष्णकटिबंधीय उपनिवेशों में स्थापित की गई, जैसे कि चाय है, कॉफ़ी है, रबर है, केला है। और जो डेयरी फार्मिंग होती है वो मुख्यतः दूध के उत्पादन के लिए की जाती है और यह नगरीय और औद्योगिक क्षेत्रों के समीप डेवलप्ड हुई है। केवल 1 और 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, गहन निर्वाह कृषि में भूमि के छोटे टुकड़े पर अधिक संख्या में लोग कृषि कार्य करते हैं। दूसरा कथन है, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि का मुख्य क्षेत्र दक्षिण पूर्व एशिया है और चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि में मशीनरी का अधिकतम उपयोग किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम यूज ऑफ मशीनरी इज मेड फॉर जो राइस के लिए होता है। ठीक है, केवल 1 और 2 ही सही होगा। तो गहन निर्वाह कृषि में छोटी भूमि पर अधिक जनसंख्या निर्भर रहती है और ये श्रम प्रधान होती है। दक्षिण पूर्व एशिया जैसे कि भारत है, चीन है, बांग्लादेश है और वियतनाम में चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि पाई जाती है। केवल 1 और 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, सहकारी कृषि में कृषक स्वेच्छा से अपने संसाधनों को मिलाकर खेती करते हैं। दूसरा कथन है, सामूहिक कृषि का प्रचलन मुख्यतः रूस यानी पूर्व सोवियत संघ में होता था। और तीसरा कथन है, सहकारी कृषि में उत्पादन का पूरा नियंत्रण सरकार के पास होता है। तो ऐसा नहीं है, जब अगर 2-4 लोग मिलकर कोई काम कर रहे हैं तो नियंत्रण भी 2-4 लोगों के पास ही होगा, है ना। तो केवल 1 और 2 ही सही होगा।
तो सहकारी कृषि में कृषक अपने संसाधनों का समन्वय करते हैं, लेकिन उनकी व्यक्तिगत भूमि बनी रहती है। और सामूहिक कृषि का सबसे प्रमुख उदाहरण सोवियत संघ में देखने को मिलता है, जिसको क्या कहा जाता है, कोल खोज प्रणाली ये कहा जाता है, रशिया में इसको। ठीक है, सो केवल एक और दो सही होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, रोपण कृषि मुख्यतः एक फसली होती है और रोपण कृषि में पूंजी निवेश कम होता है और रोपण कृषि के लिए परिवहन नेटवर्क अत्यधिक विकसित होता है। कौन सा सही होगा? तो जाहिर सी बात है, जो प्लांटेशन क्रॉप्स होती है, यानी जो रोपण कृषि होती है, उसमें पूंजी निवेश बहुत अधिक होता है, कम नहीं होता है ना। एक और तीन सही होगा। तो रोपण कृषि में एक ही फसल जैसे चाय, कॉफी, रबर खेती बड़े क्षेत्रों पर की जाती है और रोपण कृषि के लिए बाजारों तक पहुंचने हेतु उन्नत परिवहन व्यवस्था अनिवार्य है। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुए। तो सेशन समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, दूसरों को शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।